जय हिंद। हमने पिछली बार वर्क के बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से काम करता है। हमने पिछली बार कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे W इजिकल्स टू पॉजिटिव, W इजिकल्स टू नेगेटिव, W इजिकल टू ज़ीरो, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। उसको आज हम लोग एक अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने लास्ट टाइम भी समझा था, समझते हैं क्या होता है नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब जो काम है, कार्य है, वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करेगा। पहला जो हमारा था वर्क इज़ पॉजिटिव, ये कब आया था, इसका आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। वर्क इज़ पॉजिटिव कब आता है, मैंने पिछली बार भी समझाया था। कोई भी बॉडी है, ये मैं एक ब्लॉक का एग्जांपल लेके बैठा हूँ, ब्लॉक नहीं है, आप कुछ भी मान लो, ये कार है, ठीक है, ये कार है। इस कार को कोई पुश कर रहा है, ठीक है, इस कार को कोई पुश कर रहा है, इसमें फोर्स लगाया जा रहा है, और जब इस पर पुश किया जाएगा तो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा, मतलब अपनी जगह से मूव करेगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स भी इधर डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, जो थीटा होगा वो 90 से कम होगा, ठीक है, थीटा 90 से कम होगा। तो थीटा 90 से कम होने की वजह से W इजिकल्स टू, जैसे ही एफ एस कॉस थीटा में हम किसी भी थीटा की वैल्यू रख दें जो 90 से कम है, तो हमारा W ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है, ये होता है। इसका आप कोई भी एक एग्जांपल समझ सकते हो, एग्जांपल बहुत सारे हैं, है ना। एग्जांपल किस तरह के हैं, अगर कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अंडर जो फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटी के अंडर कोई भी बॉडी गिर रही है, ठीक है, जैसे एक मैंने भी मार्कर छोड़ दिया, वो नीचे गिर गया, ठीक है, तो ये जो मार्कर नीचे गिर गया है, इस पर वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या ज़ीरो होगा। आप देखना, मैंने मार्कर को जैसे नीचे छोड़ा, इसको नीचे छोड़ता हूँ मैं, तो ग्रेविटी इसको खींच रही है नीचे के लिए, वो फोर्स नीचे के लिए लगा रही है, और ये जा भी नीचे रही है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, किसी भी मैं चीज़ को, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी लॉन रोलर को, या किसी भी ऐसी चीज़ को जो साइकिल है या किसको मैं खींचने की कोशिश करता हूँ, मगर किसी को खींच रहा हूँ, उसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो फोर्स किधर लगा रहा हूँ, अपनी तरफ, और आ भी हो रही है मेरी तरफ, तो फोर्स भी लग रहा है इधर और आ भी इधर रही है, ठीक है। मैंने कहा ना, फोर्स में उसे खींच रहा हूँ इधर की तरफ, ठीक है, ये आ किधर रही है, इधर की तरफ, और खींच रहा हूँ इधर की तरफ, फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। थीटा एंगल है, 90 से कम है कि नहीं है, जब 90 से कम होगा तो वर्क पॉजिटिव आना है, ठीक है। तो ये दो एक एग्जाम्पल हो गए हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, स्प्रिंग का। भाई स्प्रिंग तो सुना ही होगा, स्प्रिंग तो सुना ही है ना। मैंने एक स्प्रिंग ली और उस स्प्रिंग को ना मैंने खींचना शुरू करा, ठीक है, मैंने स्प्रिंग में पूरी ताकत लगा खींच रहा हूँ मैं। आप देखोगे मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, इधर की तरफ, और स्प्रिंग बढ़ किधर की तरफ रही है, इधर की तरफ, तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर की वजह से, मतलब सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर भी वर्क पॉजिटिव आया। अच्छा यार, नेगेटिव फिर कब होता है, ये तो हमने समझ लिया। अब वर्क नेगेटिव कब होता है उसका हम ज़रा समझते हैं। उसका सबसे बेसिक सी जो चीज़ है वो आप समझोगे कि जब थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये थीटा 90 से बड़ा होने पर क्या होता है, आप थीटा की आप कोई वैल्यू रख दो, जैसे 90 प्लस जाते हो आप, कॉस 130 आप 120 रख दो, 90 से बड़ा है, आप कॉस 180 रख दो, जो भी आप वैल्यू रखोगे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कॉस की वैल्यू सारी माइनस की आनी है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, तो वहाँ पर इसकी सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकल बेसिक पे समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि कोई भी बॉडी रखी है, इस पर हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो इधर की तरफ हो और ये जाए इधर की तरफ। वैसे आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है,
ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे, अभी बताते हैं किस तरह से पॉसिबल है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो जो एंगल है वो 90 ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा जैसे ही आप लिखते हैं तो डब्लू कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं ये किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे कि एक फ्रिक्शनल फोर्स तो नाम सुना है, मैंने पढ़ाया भी था फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अगर कोई गाड़ी, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ ज़रा, मैं अपने इस मार्कर को यहाँ पर रखता हूँ। मैंने जैसे ही किसी मार्कर को प्लेन सरफेस पे हाथ पे रखता हूँ, मैं मार्कर को ऐसा आगे की तरफ धक्का दिया, तो ये मेरा जो मैं धक्का दे रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब मार्कर भी किधर की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ। तो अगर मैं अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग देखूं तो वर्ग कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन एक चीज सर आप ध्यान देना, जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ेगी एक फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी किधर चलेगी, आगे की ओर। बॉडी आगे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे। तब आप देखोगे कि फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है और बॉडी इधर जा रही है, तो जिसकी वजह से वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग वर्क नेगेटिव है, लेकिन अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क पॉजिटिव है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। सेम उसी तरह से मैं अगेन एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कोई भी चीज़, एक पत्थर को लिया और आसमान में पूरी ताकत से फेंक दिया। जैसे ही मैं उसको आसमान में फेंकूंगा आप देखोगे कि फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। जैसे मैंने उसको ऊपर की ओर फेंका, वो डिस्प्लेस किधर हो रही है, जा किधर रही है, आप सब कुछ छोड़ो, आप ध्यान दो। मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ये गया ऊपर की ओर, गया ना ऊपर, लेकिन नीचे आया वापस। क्यों? क्योंकि नीचे एक फोर्स क्रिएट हो रहा था, उसको हम ग्रेविटी का फोर्स बोलते हैं ना, एक्सलरेशन। तो फोर्स नीचे लग रहा है और जा ऊपर रहा है, फिर से अपोजिट डायरेक्शन है ना। 90 से ज़्यादा एंगल क्रिएट हो रहा है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्क नेगेटिव हो गया, यहाँ पर सॉरी नेगेटिव आना है क्योंकि मैंने इसको इरेज नहीं किया था, तो ध्यान देंगे आप लोग, नेगेटिव आना है। अच्छा, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम समझते हैं वर्क जीरो कब होता है, ठीक है। वर्क जीरो कब होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, वर्क जीरो। अच्छा, जीरो कब होता है, एक तो हमें पता है बहुत बेसिक सा है कोहली वाला, तो अब देखते हैं अभी क्या है। अभी मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, इस तरह से। ये कॉज, रास्ते तो पता है रास्ते कैसे होते हैं, एक सीधा होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। तो ये किस तरह का पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये मैं सेंटर मान लेता हूँ इसका। अच्छा, इसमें अगर आप गाड़ी लेके घूमो, इस रास्ते पे आप गाड़ी लेके घूमो और जाओ इस रास्ते के चारों ओर, इस रास्ते के चारों ओर जाओ आप, ठीक है। तो आप जब जाओगे इसके चारों ओर, या इस एग्जाम्पल को हटा के हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पृथ्वी वाला एग्जाम्पल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एग्जाम्पल ले लो। तो आप देखोगे कि इधर की तरफ क्या है, इधर जा किधर की तरफ रही है, इसकी डायरेक्शन किधर है मूव करने की, इधर की तरफ डायरेक्शन मूव कर रही है। लेकिन एक के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये चक्कर में घूमने लगती है। ये तो होता है। तो आप क्या देखोगे, फोर्स सर इधर लग रहा है और जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जब फोर्स किसी सेंटर की तरफ लग रहा होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देखो, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेस दूसरी तरफ हो रही है। एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से क्रिएट हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये मैं सूरज मान लेता हूँ, तो किस लिए क्रिएट हुआ। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स
किस वजह से क्रिएट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा है जिन भी दो बॉडी के बीच पर कोई मास है, अगर इन दोनों के बीच में कोई मास है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। वो डिपेंड करता है किसका वजन ज़्यादा है, किसका वजन कम है। जिसका वजन कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और वो अंदर की तरफ अच्छे से मूव करेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं ना, सन का एक्सेलरेशन निकाल दो F/ms से, और अर्थ का एक्सेलरेशन निकाल दो F/me से। तो आप देख लो, सन का जो मास है वो ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसका जो मास है अर्थ का सन के मुकाबले कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसलिए सन, ये जो अर्थ है ऐसा लगेगा कि सन की तरफ घूम रहा है और जो अर्थ है वो सन की ग्रेविटी में फंसकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं ये। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके बीच में जो वर्क डन, अगर हम वर्क डन निकालें कि इन्होंने काम कितना किया है तो ये साइंस की भाषा में 0 हो जाएगा। और सेम एग्जांपल फिर वही, अगर आप किसी भी वजन को उठा के चल रहे हो तो आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो लेकिन आप चल सामने रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, एंगल 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है तो वर्क डन आपको ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अभी मैं इसके बाद बताता हूँ वर्क डन इन ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डन इन कांस्टेंट फोर्स, जब एक जैसा फोर्स लग रहा हो। अब आप क्या पढ़ेंगे कि पहले फोर्स 1 सेकंड में अभी आप क्या पढ़ेंगे, वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स, कि 1 सेकंड जब स्टार्ट हुआ तब मैंने थोड़ा सा कम फोर्स लगाया, दूसरे सेकंड में और फोर्स लगा दिया, तीसरे सेकंड में डबल कर दिया, चौथे सेकंड में 4 गुना फोर्स कर दिया। मतलब फोर्स वेरी कर रहा है, हर टाइम टू टाइम बदल रहा है फोर्स। तो उस टाइम पर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे वर्क डन इन वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स में cos थीटा वाला। अच्छा, अब हम किस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम पढ़ते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने वर्क डन इन कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था, अभी हमने पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स की अलग अलग फोर्स पर किस तरह से काम करता है। तो इसको मैं अभी एक न्यूमेरिकल टाइप में ना लेके इसको ग्राफ में समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरा है वाई एक्सिस है, ये मेरा बहुत प्यारा सा वाई एक्सिस है। ठीक है, पता है ऊपर वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, और इधर की तरफ जो डायरेक्शन होती है ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, वाई और एक्स, है ना, ये तो पढ़ाई होगा कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री वाले में। मैंने मैथ्स की भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में। अच्छा, अगर देखो मैं इसमें डायरेक्शन की बात नहीं है, मैं केवल बात कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में। फोर्स किधर लगाऊंगा, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले मैंने सेकंड इधर फोर्स लगाया, दूसरे सेकंड ऊपर फोर्स लगा दिया, तीसरे सेकंड इधर फोर्स लगा दिया, चौथा सेकंड इधर फोर्स लगा दिया। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी मुझे, मैं डायरेक्शन नहीं चेंज करूंगा। हमें क्या करना है, डायरेक्शन सेम ही रखनी है, फोर्स अलग अलग करना है। कि पहले सेकंड मैंने लगाया था, जैसे मैंने समझाया अभी कि 10 न्यूटन का लगा दिया, फिर तुरंत ही ग्लूकोन डी पी के मैंने 20 न्यूटन का लगा दिया, अब च्यवनप्राश पी के मैंने 50 का लगा दिया। तो इस तरह से फोर्स वेरी करना है मुझे। तो अलग अलग फोर्स पे अलग अलग टाइम पर किस तरह का क्या चीज़ें होती हैं आप देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया इतना, लगभग इतने टाइम पे यहाँ पर फोर्स लगाया, फिर यहाँ फोर्स लगाया, फिर यहाँ फोर्स लगाया, फिर यहाँ, मतलब देखो फोर्स की जो वेरिएशन है, बदल रहा हूँ ना। पहले फोर्स कितना कम था, मैं इसको कुछ भी मान लेता हूँ, 10 न्यूटन 5 न्यूटन कुछ भी मान लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने इसको 2 न्यूटन मान लिया, इसको 4 न्यूटन मान लिया, इसको 6 न्यूटन मान लिया। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 6 न्यूटन मान लिया। ठीक है, इसको 4 न्यूटन। तो इस तरह से मैं ना अलग अलग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, क्योंकि होता है ना, हम किसी चीज़ पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि हम लोग वही गाड़ी को धक्का मारते हैं, जब गाड़ी को धक्का मार रहे हैं तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग के टाइम पर जब गाड़ी को धक्का मारते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ जाती है एक टाइम पर। अब जब गाड़ी जब चलने लगती है ना तो हमें जो ताकत लगानी पड़ती है थोड़ी कम लगानी पड़ती है ताकत, है ना। तो वो चीज़ आप समझ पाएंगे यहाँ पे। अभी हमने मान लिया कि फोर्स हमने स्टार्टिंग में टाइम पर 0 था और इस तरह से हमने फोर्स किया। तो अब ओवरऑल कितना फोर्स क्रिएट हुआ, कितना फोर्स काम किया। तो इन चीज़ों को आपको सॉल्व करने के लिए एक आप टॉपिक पढ़ेंगे, वो 12th में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्योंकि आप यहाँ पर निकालते हैं कर्व्ड एरिया, ये कर्व बन गया। अब आप इसका क्या निकालेंगे, एक कर्व्ड एरिया निकालेंगे आप इस पूरे फोर्स का। ठीक है, क्या निकालना है, कर्व्ड एरिया। तो आपको किस तरह सॉल्व करना है, मैं मान लेता हूँ कि
स्टार्टिंग में जो बॉडी थी वो किस पे थी, 0 पे थी, और लास्ट में बॉडी पहुंच गई, और मैं इसको मान डिस्टेंस को मैंने मान लिया, क्या मान लो डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 10 मीटर तक मान लेता हूँ, 10 लिख दो, 10 मीटर तक मान लो। स्टार्टिंग में 0 पे थी, लास्ट में 10 पे पहुंच गई, ठीक है। और जो फोर्स लगा वो फोर्स किस तरह का लगता है, यहाँ पर एक इक्वेशन में मान लेता हूँ, इक्वेशन के हिसाब से करा जाता है 10 + 0.5x न्यूटन फोर्स लगा। जो x है वो मीटर में है और ये न्यूटन में है। अब बोल दिया गया कि सर इसका निकालो वर्क डन। तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है, आप क्या निकालोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। जो इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 5, वो 0 और 10, अपर लिमिट कितनी है 10। आपको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा इसको, आपको इसको समझना है, ये साइन है इंटीग्रेशन का, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 10। यहाँ पर आपको f लिखना है, 0 से 10 डिस्प्लेसमेंट आपका इधर आएगा, जो लो स्टार्टिंग की पोजीशन थी वो यहाँ आएगी, फाइनल पोजीशन यहाँ आएगी, स्टार्टिंग यहाँ, फाइनल यहाँ, बीच में लिखा जाएगा अंदर फोर्स। मैं आपको इतना इंटीग्रेशन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आपके में अभी टॉपिक है नहीं और आपको बड़ा थोड़ा सा दिक्कत देगा ये। बाकी इसका एक फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे किसी भी इंटीग्रेशन का, कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसकी पावर अगर कुछ भी है n मान लेता हूँ, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेट इसको अगर हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको केवल इतना ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखना। अगर किसी की पावर n है तो आपको क्या करना है, वो नंबर तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है, उसकी पावर में 1 जोड़ देना है और यही पावर नीचे लिख देनी है n+1। ये आपको समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, आप किस तरह से करोगे इसको सॉल्व, w ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 0 से 10 लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा किस तरह से। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको इसको ब्रैकेट में इसको बंद करना है। 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा आप समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर 10 के साथ x पावर में है कुछ, क्या यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मैं मान लूँगा x की पावर 0 है, ये मान लूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 ऐड करना है और अपॉन में 0 + 1 गया, तो कितना आ जाएगा 10 और x, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपॉन में 1, कितना आ जाएगा 10x प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.5x, यहाँ पर पावर ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर मैं फिर से 1 ऐड कर दूंगा और यही 1+1 नीचे लिख दूंगा। तो क्या आ गया ऊपर 0.5x और ऊपर 2 आ गया और नीचे भी 2 आ गया। यहाँ पर 0 से 10 तक लिमिट लगाएंगे हम इसको। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या है, केवल आपको 10 की वैल्यू रखनी है x की जगह पर, जहाँ जहाँ x आपको वहाँ 10 की वैल्यू रखनी है। जो आपका आंसर आ जाए उसको माइनस करना है 0 की वैल्यू रखकर। उसको मैं आपको पूरी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इतना आपको समझना है कि वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स क्या होता है, किस तरह से आपको इस तरह पे क्वेश्चन करने हैं। आगे आपको हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जहाँ तक मैं समझता हूँ बच्चों के क्लियर नहीं होते न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।